Hello everyone. Once again, welcome to the class of Basic Maths. This is the 11th video lecture. In previous video lecture, means in 10th video lecture, I have made the discussion regarding the vector. वेक्टर के उस वीडियो लेक्चर में वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट बताए थे, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। इस वीडियो लेक्चर में आप उसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स के एडिशंस के लिए हमने आपको बताया था कि भाई वेक्टर्स का एडिशंस के लिए वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। जिसमें पहला रूल था एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ। क्या कहता था ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ कहता था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो पहले वेक्टर का जो हेड है इसके ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल को लाई करो। पहले वेक्टर के हेड के ऊपर, यानी अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के हेड के ऊपर मान लो ये पॉइंट ए बी, वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए, तो उसके हेड पे यानी बी पॉइंट पे वेक्टर बी का टेल लाई करो। मान लो इसे सी नाम दे देते हैं। तो भाई ए बी और बी सी को ट्रायंगल का दो साइड कंसीडर करो और पहले वाले वेक्टर का टेल और आखिरी वाले वेक्टर का हेड मिला दो, तो ये जो बनेगा यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इज इट क्लियर? यहां पे ये कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कहा था कि वेक्टर का ये जो लॉ है वो हकीकत में हेड एंड टेल लॉ है, यानी एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पे लाई करना चाहिए। राइट? एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पे लाई कर रहा है तो भाई तीसरा वाला जो साइड बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सिंपल सी बात। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशंस का दूसरा नियम, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ये हकीकत में कोई अलग लॉ नहीं है, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, प्रेजेंटेशन केवल अलग है। जरा समझने की कोशिश करना। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर वेक्टर ए है, वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, वेक्टर ए डी। दो वेक्टर्स है। यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो ज्वाइनिंग पॉइंट था वो क्या था? हेड एंड टेल। पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर का टेल एक जगह पे होना चाहिए। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पे कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल एक ही जगह लाई करना चाहिए। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर्स के टेल एक ही जगह लाई कर रहे हैं, एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, तो भाई इन दोनों वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मान लो, यानी वेक्टर ए को यानी ए बी को और वेक्टर बी को यानी ए डी को पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। यानी अगर हम ए बी और ए डी को पैरेललोग्राम का दो साइड मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम में जो टेल है हमारा, वहां से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर करते हुए चलिएगा। ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के ऊपर लाई करना चाहिए, दो साइड्स बनेंगे ट्रायंगल के, तीसरा वाला साइड रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू होने चाहिए, यानी उनका टेल एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए। दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या मानेंगे? पैरेललोग्राम का दो साइड, और दो साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। जहां से वेक्टर का ओरिजिन यानी टेल से जो हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा वही हमारे वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ट्रायंगल लॉ के साथ इसको कंपेयर करते हैं। जरा देखना, वेक्टर ए यहीं पे है और इसका ये हेड है। अब अगर इस वेक्टर बी को हम लोग यहां शिफ्ट कर दें, इसके हेड पे शिफ्ट कर दें पैरेलली, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम का ये साइड बन जाएगा। और पैरेललोग्राम का ये साइड बन जाएगा तो जरा ध्यान से देखना, ये और ये पैरेललोग्राम का साइड बन गया, बना है। ये इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये ट्रायंगल का दो साइड बन गया। अब इसको ज्वाइन करने वाला जो एडजेसेंट, ये जो हमारा डायगोनल एसी है वो हकीकत में ट्रायंगल ए बी सी का थर्ड साइड है। जो रिजल्टेंट निकाला कि आर पैरेललोग्राम लॉ से कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकला है, ये साइड जो बता रहा है वो क्या है? हमारा रिजल्टेंट है। तो हकीकत में ट्रायंगल लॉ से तो यही निकल रहा है, ये अगर वेक्टर ए है, इसका हेड है यहां पे और इस पॉइंट पे वेक्टर बी का टेल, तो भाई तीसरा वाला साइड ट्रायंगल का क्या बन रहा है? रिजल्टेंट।
तो दोनों हकीकत में सेम है, केवल प्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। फॉर्मूला भी सेम लगेगा, फॉर्मूला भी सेम लगेगा। क्या पढ़ा था भाई कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनके बीच का एंगल थीटा है, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? रिजल्टेंट की वैल्यू निकलती है अंडर रूट पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला वेक्टर इंटू दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम लोग वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। यही फॉर्मूला था, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम का अंडर रूट। क्लियर? बोला यही फॉर्मूला यहां पे भी लगाना है, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल, यानी कॉस ऑफ द थीटा। थीटा क्या है यहां पे? थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या सिखाया था कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द एंगल which will be made by tail to tail between the vectors, और वो भी कौन सा? छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला नहीं, यह ध्यान रखना, ठीक है। बोला सर मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डायरेक्शन? बोला वही पुराना फॉर्मूला। यहां पे हम लोग क्या मान रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ द वेक्टर ए। कैसे निकालते थे tan अल्फा? याद कुछ आ रहा है? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास? फॉर्मूला tan अल्फा के लिए बी जल्दी बताइए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? मतलब कुछ नया नहीं पढ़ा हम लोगों ने। पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट इट इज अ ट्रायंगल लॉ, ओनली वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। दो वेक्टर के टेल से टेल मिला हुआ है, पैरेललोग्राम बना लो दोनों को मान करके, जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट होगा, वैल्यू सेम। अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो प्लस 2 इंटू दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस ऑफ द थीटा और उसका अंडर रूट निकाल लो। और एंगल बताना है कि भाई डायरेक्शन क्या है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, हमेशा याद रखना बी साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगली बात, अगला नियम है पॉलीगन लॉ। भाई ट्रायंगल लॉ से हमने एडिशन किया, पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन किया, अब हम लोग यानी 3 साइड वाले से एडिशन किया, 4 साइड वाले से एडिशन किया, अब 4 से भी ज्यादा पॉलीगन, मतलब कितने भी साइड्स। चलिए पॉलीगन लॉ क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करो। पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, यानी ट्रायंगल लॉ केवल 2 वेक्टर के लिए, पैरेललोग्राम लॉ भी केवल 2 वेक्टर्स के लिए, लेकिन पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर्स के लिए, कितने भी वेक्टर्स का एडिशन एक बार में कर सकते हैं। क्या कहता है पॉलीगन लॉ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं तो पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को लाई करो, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर का टेल लाई करो, तीसरे वेक्टर के हेड पे चौथे वेक्टर का हेड लाई करो, चौथे वेक्टर के हेड पे पांचवें वेक्टर का टेल, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाओ। कब तक? जब तक आपके पास जितने वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं। कर दिया? बोला हाँ सर। अब आखिरी वेक्टर का जो हेड होगा ना, आखिरी वेक्टर का हेड, उसे पहले वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो, मतलब क्लोज कर दो आप पॉलीगन को। साइड ही तो बन रहे ना मल्टीपल वेक्टर, पहला वाला वेक्टर का, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहां पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, हमने 4 वेक्टर लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसे ट्रांसफर किया वेक्टर ए को, वेक्टर ए। हमने कहा कि हम अपने वेक्टर्स को बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो कर दिया हमने शिफ्ट। वेक्टर बी का भी डायरेक्शन नहीं चेंज किया, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर दिया, क्या किया हमने? वेक्टर ए के हेड के ऊपर लाई करा दिया उसका टेल, वेक्टर बी का हेड के ऊपर वेक्टर सी का टेल लाई करा दिया, वेक्टर सी के हेड के ऊपर वेक्टर डी का टेल लाई करा दिया। अब और भी वेक्टर है? बोला नहीं, 4 ही वेक्टर था सर। तो 4 साइड तो बन गए, अब 5वां क्लोजिंग साइड होगा, हमको क्लोजिंग साइड करना है। क्लोजिंग हमको करना है
क्या करेंगे हम लोग? पहले वाले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को मिला देंगे। द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जितने वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितने भी वेक्टर्स थे, सबके सम का रिजल्टेंट क्या हुआ? नाम दे दे रहे हैं, सपोज ए बी सी डी ई। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई इज इक्वल टू वेक्टर ए ई। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट वेक्टर पॉलीगन लॉ से कैसे बनता है? जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हेड टेल में लाई कराना है। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, तीसरे का हेड, चौथे का टेल, चौथे का हेड, पांचवें का टेल, और इस तरीके से चलते जाइए। आखिरी वाला जो वेक्टर बचेगा, जिसके बाद हेड बचा हुआ है, अब और कोई वेक्टर नहीं है, तो पहले वाले वेक्टर के टेल को उस हेड से मिला दीजिए। जो पॉलीगन को मिलाने वाला ये वेक्टर बनेगा, वही वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? बोला हकीकत में ये भी ट्रायंगल लॉ ही है। दिस इज ट्रायंगल लॉ। कैसे? जरा देखो, समझने की कोशिश करते हैं भाई, जरा समझना है। वेक्टर ए बी साइड, वेक्टर बी बी सी साइड। अगर हमने इस लाइन को मिला दिया, इसे मिला दिया एसी को, तो ये एक ट्रायंगल तो बना। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल पर लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड रिजल्टेंट होगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए सी ये रिजल्टेंट बना किसका? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बात? बोला सर अगर हम लोग इस एसी की बात करें, ये एसी का मतलब क्या है? ए प्लस बी, और फिर इस वेक्टर के ऊपर ऐड कर दें एक सी वेक्टर यानी सी डी, तब ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए डी। यानी ये वाला जो साइड बन रहा है, ये क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए प्लस बी तो ये दोनों था, ये साइड, और इसमें एक ही जुड़ गया। समझ में आ रही बात? बोला सर ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो वेक्टर बना हुआ है, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। उसमें हमने वेक्टर डी को जोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट क्या बन गया? ये आर। ये बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये यहां तक हुआ था, और इसमें एक और जुड़ गया, वेक्टर डी। इज इट क्लियर? तो पॉलीगन लॉ क्या है? हकीकत में ट्रायंगल लॉ ही है। हकीकत में, रियलिटी में ट्रायंगल ही है। ये ट्रायंगल एक नंबर का ट्रायंगल, एक नंबर से ए और बी का एडिशन मिला। दो नंबर का ट्रायंगल, इस वाले और इस वाले को जोड़ने से तीन वेक्टर का एडिशन मिला। तीसरा वाला ट्रायंगल, तीन वेक्टर ये और इस चौथे वाले को एडिशन से मिल गया। तो ये हकीकत में तोड़ा गया। तो ये ब्रेक कर करके हम हर बार ट्रायंगल 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 में लगा करके, मल्टीपल ट्रायंगल में लगा करके हमने नियम बना लिया पॉलीगन लॉ। क्या कहा कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर है, तो पहले वेक्टर का हेड, वहां पे दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर हेड के ऊपर तीसरे का टेल, तीसरे के ऊपर चौथे का टेल, और ऐसा बनाते जाओ। जितने ही वेक्टर्स बन रहे बनाते जाओ। अंत में जो वेक्टर बना हुआ है उसके हेड को पहले वेक्टर के टेल से मिला दो, वही तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई पॉलीगन लॉ? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बार बार मैंने आपको कहा हुआ है, वेक्टर में यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छपना जरूरी है। रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना, ब्रेक करना, दो कंपोनेंट में, तीन कंपोनेंट में भी सिखाएंगे, दो कंपोनेंट में भी ब्रेक करना सीख रहे हैं कि एक वेक्टर को, एक दिए हुए वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। लेकिन ध्यान रखो कि ये जो दो कंपोनेंट में ब्रेक होने वाला है, वो कंपोनेंट होगा कैसे? एक उस वेक्टर के साथ कोई भी एंगल पे होगा, किसी भी एंगल पे, उस वेक्टर के साथ, जो वेक्टर दिया हुआ है, जिस वेक्टर को आप तोड़ रहे हो, उस वेक्टर को कितने डिग्री के एंगल पे ब्रेक करना है। जितने डिग्री पे एंगल पे ब्रेक करना है ना, उस डायरेक्शन वाला वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? अगर मान लो ये वेक्टर एफ है,
तो थीटा डिग्री के एंगल पे उसे जब ब्रेक करोगे तो वो क्या होगा पता है, एकदम आंख बंद करके याद रखना, एफ कॉस थीटा। ब्रेकिंग ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिग्री विल बी एफ कॉस थीटा। लेकिन अब दूसरा वाला वेक्टर जो होगा, एक अगर एफ कॉस थीटा है तो दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा, 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? कितना बन रहा होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी जो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो ना, किधर भी कर सकते हो, लेकिन एक दो कंपोनेंट बनेंगे ना, वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब ये वाला बन गया एफ कॉस थीटा, यानी जिधर एंगल है, एंगल के साइड वाला कंपोनेंट आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लो, रट जाओ कि एंगल के साइड वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एंगल से दूर वाला जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो एफ साइन थीटा। यहां पे मैंने दिया कि लो चलो जी, एक ये फोर्स है, मान लो ये फोर्स लग रहा है, कह रहा है कि तुम इसमें ये पहला कंपोनेंट इधर ब्रेक कर दो और दूसरा, तो भैया अगर ये वाला पहला कंपोनेंट है तो दूसरा जो ब्रेक होगा, दूसरा कंपोनेंट हर हाल में इस पॉइंट पे जो ब्रेक होगा वो कैसा होगा, पहले वाले से परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर, राइट। यानी ध्यान रखने वाली बात केवल ये है कि ये वाला एंगल जो बन रहा है ना पूरा, ये हर हाल में 90 डिग्री होना चाहिए। इस वेक्टर को आप कहीं भी ब्रेक कर सकते हो। ये ब्रेक किए, बोला हाँ सर ब्रेक किए, कितने डिग्री पे ब्रेक कर रहे हो, बोला सर मैं तो 30 डिग्री पे ब्रेक कर रहा हूं, बोला कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। तो भाई ये वाला दूसरा कंपोनेंट F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है भाई या नहीं आ रही है? बोला सर और थोड़ा एग्जांपल ले लो, बोला चलो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है हमारा F, इसको ब्रेक करना है, बोला कितना डिग्री पे, बोला सर मेरे को ब्रेक करना है 45 डिग्री, 60 डिग्री पे ब्रेक करना है, 60 डिग्री पे ब्रेक करना है। तो 60 डिग्री के साथ वाला क्या हो जाएगा, एफ कॉस 60, यानी एंगल के साथ वाला केवल इतना ही याद रखना है कि कॉस ऑफ द एंगल हो जाता है, एफ कॉस ऑफ द एंगल। लेकिन दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा वाला कंपोनेंट हर हाल में इस वाले, यानी जो कंपोनेंट आपने पहला वाला लिया है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ साइन 60 डिग्री। कहानी खत्म। तो बस ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कंपोनेंट्स वेक्टर्स जो मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे उनको ब्रेक करना जरूरी होगा। अगर ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दसियों फोर्स लग रहे होंगे। अब दसियों फोर्स लग रहे हैं तो हम लोग ब्रेक करके करते क्या है, उनको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, यानी एक्स और वाई क्या होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ब्रेक कर लेते हैं और चीजें फिर बहुत आसान हो जाती है। तो ये ब्रेकिंग ऑफ द वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर दिमाग में अच्छे से चिपका लो। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप की बात करने जा रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बड़े डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, केवल उनका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा लेना है कि भाई अलग अलग वेक्टर्स का जो टाइप होता है वो क्या होता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ द वेक्टर डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर की। अरे भैया दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हैं, बता चुका हूं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर का सब चीज बराबर हो तभी इक्वल होगा। सब चीज मतलब सर, मतलब वेक्टर का वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट। तो भैया अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो कह सकते हो कि इक्वल वेक्टर क्या है, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम, तभी उसे इक्वल कहते हैं। एवरीथिंग सेम का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। तो वेक्टर्स क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर्स। कहानी खत्म। क्लियर है? बोला सर निगेटिव वेक्टर। बोला यार ये तो बहुत सिंपल है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है? बोला भाई अगर एक वेक्टर जो है ना, मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर और दूसरा फोर्स लग रहा है बिल्कुल इसके अपोजिट में, ये वाला फोर्स मान लो हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन का है, तो ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा? -5 न्यूटन का फोर्स कहलाएगा। क्यों भाई -5? क्यों? फोर्स सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट सेम, डायरेक्शन अपोजिट, देन इट विल बी नेगेटिव वेक्टर। क्या क्या बात हुई नेगेटिव वेक्टर के लिए? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, यूनिट सेम, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर बी है, तो कह सकते हैं वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ ए या वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ बी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अगला बोला ये फ्री वेक्टर। बोला ये डिस्कस कर चुका हूं। फ्री वेक्टर, फ्री क्या है ये? बोला सर आपने ही कहा था कि आप एक प्लेन में अपने वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। If we are shifting a vector from one place to another place without changing its direction and magnitude, then it is called free vector. What is free vector? A vector can be shifted anywhere without changing its magnitude and direction. तो भाई जो वेक्टर्स को आगे शिफ्ट करके बनाया वो क्या है? वो फ्री वेक्टर है। तो वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कैन बी shifted without changing direction and magnitude। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? बोला सर यूनिट वेक्टर। बोला यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, एक। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, राइट? तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए को हम लोग वेक्टर ए कैप से डिनोट करेंगे। ए के ऊपर टोपी पहना देना, वेक्टर ए कैप। वेक्टर ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। सर निकालेंगे कैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए? बड़ा आसान है। वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए को डिवाइड कर देना वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। इफ वी आर डिवाइडिंग your vector by the magnitude of its own, then we will get the unit vector in that direction। तो हकीकत में यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ओनली, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए आगे। पैरेलल वेक्टर, बड़ा आसान। पैरेलल वेक्टर, बार बार कहते हैं वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर बोला सर डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उनको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। सर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। डजंट मैटर, डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो तब चलेगा, नॉट सेम हो तभी भी चलेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो पैरेलल वेक्टर है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। एंटी पैरेलल, यानी एंटी का मतलब विरोधी है, डायरेक्शन बदल गया है, अपोजिट है। इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। दो वेक्टर्स है जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो डेफिनेटली उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। याद रखना यहां पे भी वही केस, मैग्नीट्यूड
सेम भी हो सकता है और नॉट सेम भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे नहीं बराबर हो, हमको लेना देना नहीं है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, डायरेक्शन अगर सेम है तो पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला को इनिशियल वेक्टर। ये क्या बोला है सर? को इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत। वेक्टर का शुरुआत, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? टेल। तो भाई कह रहा है को इनिशियल वेक्टर, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए है और इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर भी है, वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। मीन्स इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ 2 or 3 or 4 or 5 vectors are same, all these vectors will be called as को-इनिशियल वेक्टर। मतलब सारे वेक्टर, जितने वेक्टर्स है, टेल सेम है, टेल पॉइंट्स कॉमन है, तो क्या कहलाएगा? वो को-इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? इनिशियल पॉइंट सेम, देन इट इज कॉल्ड को-इनिशियल। नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल पॉइंट सेम तो को-इनिशियल वेक्टर। इनिशियल पॉइंट सेम, इज इट क्लियर? को-प्लेनर वेक्टर, ये भी नाम से पता चल रहा है, प्लेन। वहां पे को इनिशियल था, इनिशियल पॉइंट सेम, यहां पे प्लेन सेम। को मतलब होता है कॉमन, को का मतलब कॉमन, राइट? को प्लेनर, तो को प्लेनर यानी ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो। मान लो ये हमारा एक सर्कल है प्लेन में, इस पॉइंट के ऊपर मान लो एक फोर्स लगा रहा है, इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, सब एक ही प्लेन पे लग रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में लग रहे हैं। हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसके ऊपर वेक्टर्स को हम लोग नहीं काट पा रहे। तो जब सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोप्लेनर। इन द सेम प्लेन, इफ ऑल द वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, अगर सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, राइट? समझ में आ रहा है? मान लो इसी के ऊपर ये एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं। अब क्या ये दोनों एक प्लेन में है? बोला नहीं सर, ये कोप्लेनर नहीं। बोला लेकिन ये एक लगा रहे हैं और दूसरा एक लगा रहे हैं। बोला हाँ सर, अब है, एक ही प्लेन में है। तो इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, देन इट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। कम टू द नेक्स्ट, अगला नल वेक्टर। ये क्या बोला है? नल। बोला नल मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब जरा सोचो, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग है क्या? मैं कहूं मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं इस बोर्ड के ऊपर 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। अरे भैया 0 न्यूटन का फोर्स किधर भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंस मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का यहां पे कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया है जीरो। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगला वाला। जरा मिटा लें इसे, ऊपर वाली चीजों को। चलिए ऊपर वाली चीजों को मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह बना लें। ओ एक्सियल वेक्टर। भाई एक्सियल वेक्टर क्या है? बोला जब कभी भी जो वेक्टर आपके एक्सिस, जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर लाई कर रहा होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? द वेक्टर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जब कभी भी एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे आपका वेक्टर लाई कर रहा है, विच एक्ट्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। विच एक्ट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक वेक्टर रोटेशन मान लो इस प्लेन पे हो रहा है, इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो रोटेशन के लिए जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर लाई करेगा उसे क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। अब दो वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पोजीशन वेक्टर।
ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर होता क्या है? जैसे मान लो सपोज एक पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स वाई। कहा जा रहा है कि भाई P का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो हकीकत में जो हमारे ओरिजिन यानी 0 0 पॉइंट होता है, वहां से इस P पॉइंट के ऊपर जो वेक्टर लाई करेगा वही वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट इट सिंपली टेल्स अबाउट द इंडिकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। क्या बताता है पोजीशन वेक्टर? टेल्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, टेल्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि भाई ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से ये जो वेक्टर बन रहा है हमारा पॉइंट की तरफ, ये वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई? बोला हाँ सर। बोला सर मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये ऑरिजिन से आपके पॉइंट को इंडिकेट करने वाला, बताने वाला जो वेक्टर है क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है भैया? समझने की कोशिश करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जरा देखो समझो, अगर पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। यह है हमारा ऑरिजिन 0 0। ऑरिजिन को हम लोग 0 0 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। तो भाई ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्लियर है? OA। OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, ए पॉइंट, और OB का OB। अगर हम B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोले तो OB, और A का बोले तो OA, ये पोजीशन वेक्टर है, राइट? लेकिन हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर जो भी वेक्टर बन रहा है वही हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट, मान लो ए को हम लोग इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं और बी को फाइनल पॉइंट मान रहे हैं, तो ए से बी की तरफ ये वाला जो वेक्टर बन रहा है ना बेटा, यही वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से समझो, ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट, देन द वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोला सर निकलेगा कैसे? बड़ा आसान है समझना, बहुत आसान है। ट्रायंगल बन रहा है ना? बोला हाँ सर। ये वेक्टर ए को नाम दे दिया, OA को नाम दे दिया वेक्टर ए, इसको नाम दे दिया वेक्टर बी, और हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान लो हम लोग वेक्टर डी नाम दे देते हैं, वेक्टर डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जरा सोचो तो ट्रायंगल लगेगा क्या? जरा ध्यान से देखना। पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर का टेल लाई कर रहा है, तो जब तीसरा वाला साइड ट्रायंगल का बनेगा वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। यानी अप्लाई करो, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ इन OAB। OAB में हम ट्रायंगल लगा रहे हैं, तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर OB। एग्री और नॉट? वेक्टर OA क्या है? वेक्टर OA वेक्टर A है, प्लस वेक्टर AB क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर D है। वेक्टर OB क्या है? वेक्टर B है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या हो गया बेटा? वेक्टर B माइनस वेक्टर A। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकला सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकला पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकला? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है? बोला फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पॉइंट का क्या है?
पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो हकीकत में ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधी सी बात है। फाइनल माइनस इनिशियल बराबर पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा याद रखना, इनिशियल टू फाइनल। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएंगे वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इज इट क्लियर? इनिशियल पॉइंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा इनिशियल टू फाइनल, रिजल्ट निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी के साथ पोजीशन वेक्टर का होता है द एंड। और अभी आज हम इस वाले क्लास का टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर सारा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए आप अपना स्टडी जारी रखें, पूरी चीजों को रिवाइज करते रहें, और ध्यान रखें एक बात, जब तक आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अप टू वीडियो नंबर 11 चल रहा ना, एक वीडियो और देने वाला हूं मैं आप लोगों को, बेसिक मैथमेटिक्स 12 लास्ट। ये 12 के 12 वीडियो जो है ना, एकदम दिमाग में छाप लो और उसके प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर लो। यानी डिफरेंशिएशंस के प्रैक्टिस, इंटीग्रेशंस का प्रैक्टिस, ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस और वेक्टर का प्रैक्टिस। अगर इन 4 चीजों का प्रैक्टिस आपने परफेक्ट तरीके से कर लिया तो फिजिक्स का काम करते वक्त आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, सब कुछ हलवा है। लेकिन अगर यहां पे प्रॉब्लम रह गया तो यकीन मानो नीट वाले बच्चों, फिजिक्स बहुत रुलाएगा और फिर अंत तक रुलाता रहेगा। कहते ना कि इनिशियल स्टेज पे अगर जो काम करना है वो काम आपने अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया है तो लाइफ टाइम रोना पड़ जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन टू मेक द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो लेक्चर टू 12th वीडियो लेक्चर। 12वां वीडियो लेक्चर जस्ट इसके बाद आपके पास हम प्रोवाइड कर देंगे, आपके लिए आ जाएगा। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।